आइए शुरू करते हैं न्यूज पर्पस सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा महाराष्ट्र के सांगली में मंदिर को मिले प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस की भी है। देखिए, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही जैसा मंजर नजर आया। यहाँ माणा गांव में शुक्रवार सुबह 8 बजे बर्फ का पहाड़ धसकने की वजह से 57 मजदूर बर्फ में फंस गए, जिसमें से कई मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है और लगातार मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ की टीमें रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें भी आ रही हैं। बताया जा रहा है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम चमोली बद्रीनाथ हाईवे से बर्फ हटाने का काम कर रही थी। उसी दौरान ग्लेशियर टूट गया और मजदूर बर्फ में फंस गए। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी के साथ भारी बारिश हो रही है। मंडी में नदी नाले उफान पर हैं और लोगों को पानी वाली जगहों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। उधर कुल्लू में तेज हवाओं और बारिश के चलते कई गाड़ियां भूतनाथ नाले में बह गईं। यहाँ पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जबकि चंबा में बारिश का आलम ये है कि भरमौर इलाके में पहाड़ों से बर्फ का दरिया बहता हुआ नजर आया। फिलहाल हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग ने राज्य में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के सांगली में नगर निगम की ओर से मंदिर को प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस दिया गया है। दरअसल यहाँ सांगली नगर निगम की ओर से क्षेत्र की संपत्तियों का सर्वेक्षण कराया गया था, जिसमेम लोगों को बिजली पानी और प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस दिया गया था। इसी दौरान मंदिर को भी टैक्स का नोटिस आया और मंदिर से हाउस टैक्स के नाम पर 1062 रूपए वसूले गए, जिसमें 16 रूपए जल आपूर्ति, 42 रूपए जल निकासी, 21 रूपए स्वच्छता कर, 5 रूपए टोल, 5 रूपए वृक्ष कर और 46 रूपए महाराष्ट्र सरकार शिक्षा कर और 900 रूपए उपयोगकर्ता शुल्क शामिल है। हालांकि मंदिर को दिए गए नोटिस का लोगों ने विरोध भी किया है। हरियाणा की सोनीपत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान सेंटर्स के बाहर छात्रों के परिजन नकल कराने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि वीडियो में भी लोग स्कूल के कैंपस की दीवार फांदकर आते जाते दिख रहे हैं। दरअसल यहाँ गोहाना क्षेत्र में 10वीं कक्षा की गणित की परीक्षा चल रही थी, जहाँ परीक्षार्थियों के साथ साथ उनके घर के लोग भी सेंटर्स पर पहुँच गए। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर इडली बनाने में प्लास्टिक शीट के इस्तेमाल से जुड़ी हुई है। कर्नाटक सरकार ने इडली बनाने में प्लास्टिक शीट के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कर्नाटक फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जांच में ऐसे 52 होटल मिले हैं जहां पर प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल हो रहा था। वहीं इससे पहले भी कर्नाटक सरकार ने ऐसे कदम उठाए थे जिसमें आर्टिफिशियल फूड कलर को बैन किया गया था। ऐसे में जरूरी है कि इडली बनाने में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक शीट को लेकर सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं और इडली सांभर खाने के शौकीन हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि इडली के हर निवाले के साथ अंदर जा रहा है जहर। न जाने हम सभी ने कितनी बार इडली खाई होगी। साउथ इंडियन फूड इडली को कभी भी खाया जा सकता है, चाहे ज्यादा भूख लगी हो या कम। इडली और डोसा तो साउथ इंडिया में ब्रेकफास्ट का काफी अच्छा खाना माना गया है। अमीर से लेकर गरीब और युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी को सांभर के साथ इडली खाना पसंद है, क्योंकि ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है और इसे बनाने में किसी तेल या मसाले की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन अब इसी स्वादिष्ट और सेहतमंद इडली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कर्नाटक फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने राज्य भर में 52 होटल्स में इडली बनाने के लिए पॉलिथीन शीट के अवैध इस्तेमाल का खुलासा किया है और जांच में पाया गया कि ऐसी इडली खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा हो सकता है। जब भी आप एक साउथ इंडियन के घर नहीं तो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जाते हैं,
सुबह आपको मिलता है इडली। इडली एक डिलीशियस और इम्पोर्टेंट डिश होता है साउथ इंडियंस के लिए, और उसका ये कैसे पकाते हैं इडली को, हमेशा एक ट्रेडिशन वे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कपड़े को इस्तेमाल करके उसके ऊपर इडली का बैटर डाल के पकाते हैं। मगर आज कर्नाटका में जहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट ने सैंपल लिया था, 251 सैंपल्स लिया था, उस 251 सैंपल्स में उन लोगों को 52 सैंपल्स ऑफ इडली में इनको सिनोजेनिक आइटम मिला है। प्लास्टिक इस्तेमाल करने के बाद जो इडली बनाता है उसमें प्लास्टिक कंटेंट होता है, उसके वजह से कार्सिनोजेनिक का इन्फेक्शन होता है और कैंसर होने का दबाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसी वजह से हेल्थ डिपार्टमेंट इसके बारे में कॉग्निजेंस लेके अभी प्रिकॉशन के लिए एक ऑर्डर पास करेंगे जहां पे लोग प्लास्टिक कवर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब इडली को पकाते हैं, और कपड़ा जो ट्रेडिशनल वे है कपड़े को यूज करना है। कर्नाटक फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के मुताबिक हाल ही में कर्नाटक के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने राज्य के 251 होटल से सैंपल इकट्ठा किए थे और जांच में ऐसे 52 होटल्स मिले जहां प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल होता है। बेंगलुरु के कई इलाकों में इडली तैयार करने के लिए पारंपरिक सूती कपड़े की जगह अब प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा इनमें हानिकारक केमिकल और सिंथेटिक कलर्स का भी इस्तेमाल किया गया था। जांच में ये भी सामने आया कि कुछ दुकानदार और होटल्स में इडली के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चावल और उड़द दाल खराब क्वालिटी के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा इडली को ज्यादा सफेद और आकर्षक दिखाने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर, सिंथेटिक रंग और केमिकल्स मिलाए जा रहे थे। दरअसल आज प्लास्टिक हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। प्लास्टिक के यूज किए बगैर हम कोई काम ही नहीं कर पा रहे। ये प्लास्टिक इतना खतरनाक होता है कि धीरे धीरे सेहत को अंदर से खोखला कर रहा है। बेंगलुरु में खाद्य विभाग की जांच में ये सामने आया कि इडली पकाने के लिए पहले सूती कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब धड़ल्ले से इसकी जगह पतली प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल हो रहा है। किधर भी देखे तो हमारे कलबुर्गी में कपड़ा डालने इडली बना रहे हैं। कोई भी करे तो उसको विरोध करके उसको कपड़ा डाल के इडली बनाने का आदेश मैं करते बोल के ये आदेश में मैं स्वागत करता हूँ। प्लास्टिक बना के विरोध करते। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने साफ कर दिया है कि अगर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया गया तो इडली बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। Our Department Food Safety and Standards Department has gone on and checked all across Karnataka on the way the idlis are being made, and when it is being made, the use of plastic during steaming, that is completely not allowed. Earlier they used to use cloth, cotton cloth, or even banana leaf to do the steaming, but here they were using plastic, and that is a carcinogenic material which gets mixed into the food, into the idli, and that is something which is prohibited, and we have told them not to use, and around 54 people who are making it like that, we have taken action against them and put certain fines. जांच के दौरान मिले चौंकाने वाले नतीजों ने कर्नाटक सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त लहजे में कहा है कि इडली बनाने में प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि गर्म होने पर प्लास्टिक के हानिकारक तत्व इडली में मिल सकते हैं, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान पर कर्नाटक राज्य होटल एसोसिएशन ने सफाई देते हुए कहा कि दुकानदारों को पहले से ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो इडली बनाने में प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल न करें। जो प्लास्टिक बैन बहुत पीछे से चला रहा है, बार बार सरकार और हमारे एफएसएसए डिपार्टमेंट इसका फॉलोअप कर रहा है। अभी मैं भी सुना आपसे, और दूसरा हमारे होटल एसोसिएशन वाले भी बताए थे कि हमारे मिनिस्टर साहब कुछ प्लास्टिक बैन के बारे में, और 52 होटल में कुछ प्लास्टिक यूज़ किया करके स्टेटमेंट पढ़ा। मेरे तरफ से हमारे जो एसोसिएशन का सदस्य को सारे राज्य में हम बोल चुके हैं, कोई भी प्लास्टिक यूज़ करना नहीं है। और आजकल इडली बनाने को
पहले से हम कपड़ा से करते थे, आजकल नॉन स्टिक ट्रे भी आ गया, वो दोनों यूज करना है, प्लास्टिक कभी भी यूज नहीं करना करके हम बताए थे। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि जब इडली बनाने में प्लास्टिक के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है तो ये हमारे स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर डाल सकता है। इसे लेकर स्वास्थ्य के जानकारों की क्या राय है, उसे भी जानना जरूरी हो जाता है। प्लास्टिक शीट के यूज से या फिर प्लास्टिक मोल्ड में इडली बनाने की वजह से इडली में प्लास्टिक की मात्रा बढ़ रही है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इसकी वजह से पेट में दर्द, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इनफर्टिलिटी और कैंसर के रिस्क बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी में भी बहुत इम्पैक्ट होता है। हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए प्रिवेंटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, जैसे कि हम इडली के मोल्ड ट्रेडिशनल वाले यूज करें, स्टेनलेस स्टील हो या ग्लास हो, या और इडली की प्लास्टिक की जगह बनाना लीफ यूज करें या फिर मसलिन क्लॉथ, जिसको रोज धोएं इडली बनाने के बाद। और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जहां से इडली खरीद रहे हैं वो FSSAI गाइडलाइंस पास वाला रेस्टोरेंट हो, जिन्होंने उस चीज को फॉलो करते हैं। और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इडली को हम ग्रीस कर लें थोड़े से तेल से, कि हमें प्लास्टिक और दूसरी चीजों को यूज करने की जरूरत ही ना पड़े। और जो बैटर हम पहले से स्टोर करके रखते हैं इडली के लिए, उसको भी हम ग्लास में रखें या स्टेनलेस स्टील में रखें। इन चीजों का ध्यान रखने की वजह से प्लास्टिक कम यूज होगा। और ज्यादातर ध्यान रखें कि आप घर की बनी हुई चीजें और घर में ही चीजें बना के खाएं। पिछले साल कर्नाटक सरकार ने गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी में यूज किए जाने वाले आर्टिफिशियल कलर पर बैन लगा दिया था। गोभी मंचूरियन के 171 सैंपल में से 107 सैंपल में आर्टिफिशियल कलर मिले थे, जबकि कॉटन कैंडी के 25 सैंपल्स में से 15 सैंपल में आर्टिफिशियल कलर पाए गए। सरकार का कहना था कि इन आर्टिफिशियल कलर्स में कैंसर युक्त केमिकल होते हैं, जो कि शरीर के लिए हानिकारक हैं। जाहिर है, कर्नाटक फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जांच में इडली बनाने के दौरान लिए गए सैंपल में कुछ मानक पर खरे नहीं पाए गए, जिसका सीधा असर हमारे और आपके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि इडली बनाने में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक शीट को लेकर सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। बेंगलुरु से सगय राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर एक्शन मोड में कांग्रेस। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पटना में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। हालांकि कार्यक्रम में नीतीश कुमार सिर्फ 2.5 मिनट तक रुके और 15 सेकंड का भाषण देकर कार्यक्रम से लौट गए। ऐसे में बिहार की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि जीतन राम मांझी ने कहा कि ये कोई एनडीए की बैठक नहीं है, इसलिए सीएम नीतीश कुमार आए और बधाई देकर चले गए। दिल्ली और महाराष्ट्र में झटका लगने के बाद कांग्रेस असम, बिहार और केरल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। और आज केरल प्रदेश कांग्रेस के साथ दिल्ली में हाईकमान की बैठक हुई। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को असम कांग्रेस की बैठक ली थी, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा हुई। मुंबई में अलीबाग के पास समंदर में सुबह के वक्त एक फिशिंग बोट में आग लग गई। घटना के वक्त बोट में करीब 18 मछुआरे सवार थे। घटना की सूचना मिलने के बाद कोस्ट गार्ड की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने स्थानीय मछुआरों की मदद से फिशिंग बोट में सवार सभी 18 मछुआरों को बचा लिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 18 लाख रुपए के इनामी 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ी के सामने सरेंडर किया। दोनों नक्सलियों पर कुल 11 मामले दर्ज थे। हालांकि नक्सलियों के पुनर्वास के लिए महाराष्ट्र सरकार 13 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। जिले में अब तक कुल 702 नक्सली आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। और खबरों के एक्सप्रेस पे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। राजधानी दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश की गई। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आम आदमी पार्टी की सरकार कोविड-19 महामारी के संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मिले फंड का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं किया। इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली सरकार कोविड काल में मिले फंड का सही इस्तेमाल करने में नाकाम रही। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली, स्टाफ की भारी कमी और भ्रष्टाचार के गंभीर संकेत इस रिपोर्ट में मिले।
वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, वो जनता से किए अपने वादों को पूरा करे। दिल्ली पुलिस को ज्ञापन सौंपते ये हैं आम आदमी पार्टी के विधायक और विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी। विधानसभा से निष्कासित आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विपक्ष की नेता आतिशी के नेतृत्व में फिर से विधानसभा जाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने नहीं दिया, तो उनकी पुलिस अधिकारियों से बहस भी हुई। बाद में आतिशी ने कहा कि उनके नेतृत्व में विधायक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। यानी दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों के निलंबन को लेकर छिड़ी जंग राष्ट्रपति तक पहुंच गई है। हम इस तानाशाही को स्वीकार नहीं करेंगे। हम जो आम आदमी पार्टी का पूरा विधायक दल है, हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इस देश में संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के साथ। ये क्या कोशिश हो रही है? आम आदमी पार्टी के विधायकों को डराने की कोशिश हो रही है। इसलिए हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इस देश को, संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की। इससे पहले नेता विपक्ष आतिशी ने विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को भी चिट्ठी भेजी थी। चिट्ठी में आतिशी ने लिखा कि विधानसभा में विपक्ष के विधायकों के साथ अन्याय हुआ। विपक्ष को जय भीम के नारे लगाने पर सदन से बाहर किया गया, जबकि बीजेपी के विधायक मोदी मोदी के नारे लगाते रहे, उन्हें सदन में बैठने दिया गया। विपक्ष के विधायकों को विधानसभा परिसर के बाहर रोक देना लोकतंत्र का अपमान है। उधर स्पीकर ने अपनी कार्रवाई को सही ठहराया है। उपराज्यपाल के अभिभाषण में जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और एक तरह से संवैधानिक व्यवस्थाओं का खुला उल्लंघन हुआ था। और मैं समझता हूं कि जो भी कार्रवाई हुई है नियमों से हुई है, सदन की प्रस्ताव से हुई है और जो रूल बुक है उसमें साफ और स्पष्ट है, सदन का मतलब विधानसभा है। वहीं दिल्ली में शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट के बाद अब स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सेवाओं की सीएजी रिपोर्ट पर भी सियासत गर्मा गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी रिपोर्ट रखी। 7 पन्नों की रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मिले 787 करोड़ 91 लाख रुपए में से सिर्फ 582 करोड़ 84 लाख रुपए ही खर्च हुए, जबकि बाकी राशि बिना उपयोग के रह गई। इसके चलते कोरोना संकट के दौरान जरूरी सुविधाओं की भारी कमी रही। सीएजी की रिपोर्ट में फंड की अनदेखी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सरकारी अस्पतालों में बेड की भारी कमी का जिक्र है। अस्पतालों की परियोजनाओं में देरी और लागत में भारी इजाफे का खुलासा भी इस रिपोर्ट में हुआ है। तो कहा था कि हम दिल्ली के अंदर 32,000 नए हॉस्पिटल बेड बनाएंगे, 32,000। लेकिन 10 साल में अध्यक्ष जी आपको जान के हैरानी होगी, जब हम ये रिपोर्ट पढ़ते हैं तो 1235 सिर्फ बेड बढ़े हैं पिछले 10 साल के अंदर। यानी कि जो उनका रेशो है, प्रॉमिस का रेशो है, सिर्फ 3.5% उन्होंने काम किया है। बाकी का पैसा कहां गया, क्या हुआ, भ्रष्टाचार के अंदर ये गया, ये रिपोर्ट पूरी तरह इंगित करती है। अब सीएजी रिपोर्ट आने के बाद वो सारे झूठ दब जाएंगे, क्योंकि सबके पास खुला होगा पढ़ने को, तो सब लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि सीएजी रिपोर्ट आने के बाद इनका सब दुकान बंद हो गया है, अभी झूठ नहीं बोल सकते, तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली स्थिति हो गई है। आज रिपोर्ट्स आने के बाद हमें फायदा ही हुआ है कि जनता को मालूम पड़ गया भाई कुछ था ही नहीं उसमें। इन्होंने झूठ इतना बोला था कि उसमें ये रिपोर्ट निकाल दी होती तो अच्छा रहता। सीएजी की रिपोर्ट में डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी के बारे में भी बताया गया है। रिपोर्ट की माने तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को पर्याप्त मात्रा में फंड मुहैया कराया गया था, लेकिन जनता के हित में उसे 100% खर्च नहीं किया गया, लिहाजा इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। वो 700 करोड़ तो कोविड में उन्होंने घोटाले किए हैं। कई 100 करोड़ का उन्होंने दवाई में जो घोटाला किया है, ग्लव्स में घोटाला किया है, कॉटन में घोटाला किया है,
उस सब की इंक्वायरी होगी, सबका जांच होगा। कैग की रिपोर्ट के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर घोटाले, जिस प्रकार से दवाइयों के नाम पे घोटाले हुए हैं, जिस प्रकार से हॉस्पिटल बनाने के नाम पे घोटाले कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये रिपोर्ट जो है उसको इंगित करती है और निश्चित तौर के ऊपर, चाहे वो भ्रष्टाचार का इनका सो कॉल्ड कि हम तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहते हैं, उसका तार-तार करती है और हेल्थ क्रांति को तार-तार करती है। जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता में आई थी, अब वो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती नजर आ रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार के घोटाले परत दर परत खुलते जा रहे हैं, उससे लगता है कि केजरीवाल और उनके साथियों की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। लगातार चौथे दिन शुक्रवार को भी शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 14 से 14 अंक लुढ़क कर 73,198 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 420 अंक फिसला, ये गिरकर 22,125 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में नरमी आई है। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 500 रुपए सस्ता हो गया। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 87,700 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमत भी 2100 रुपए फिसल गई। अब 1 किलो चांदी की कीमत 96,400 रुपए हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपये में एक बार फिर से गिरावट हुई है। रुपया 28 पैसे गिर गया। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 87 रुपए 46 पैसे हो गई। देश की अर्थव्यवस्था पिछली तिमाही की तुलना में तेज गति से बढ़ी है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में जीडीपी में 6.2% की ग्रोथ हुई है, जबकि पिछले साल जुलाई से सितंबर की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 5.4% रही थी। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। दिल्ली की वेटलिफ्टर दादी का जज्बा भी काबिले तारीफ है। 70 साल की रोशनी सांगवान रोज 2 से 2.5 घंटा जिम करती हैं और 70 किलो तक वजन आसानी से उठा लेती हैं। फिटनेस ट्रेनर बेटे की देखरेख में अपने जुनून और जज्बे के दम पर रोशनी देवी सांगवान ने नई पहचान हासिल की है और बाकी लोगों को भी फिटनेस और अच्छी हेल्थ के लिए प्रेरित कर रही है। सीधे खड़े हो, शाबाश। ये जोश देखिए, फिटनेस का ये जुनून देखिए। इसी जज्बे के दम पर 70 साल की बुजुर्ग रोशनी देवी सांगवान ने खुद के लिए नई पहचान हासिल की, वेट लिफ्टर दादी। फिटनेस का सेहत से सीधा संबंध है, लिहाजा रोशनी देवी सांगवान हर दिन वर्कआउट करती हैं और अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखती हैं। पहले बहुत शर्म आती थी कि भाई जिम में जाना, बेटा बोले जिम में इस उम्र में कौन जाता है, अच्छा नहीं लगता ना मुझको भाई। अब धीरे धीरे फिर भाई मैं स्टार्ट करा तो बेटे ने भी बहुत साथ दिया कि आप किसी की ना सुनो, बस मेरे कल ही देखो। कितने घंटे वर्कआउट करते हो? मैं 2.5-3 घंटा तो 2.5 घंटा करती 3 घंटा भी कर देती। हाँ। घर के काम अलग करते हो? पूरा घर का काम करके आती हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ है, और फिर जाके खाना बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, सारा काम करते हैं। फिर इस उम्र में जब लोग चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस करते हैं, रोशनी देवी सांगवान 70 किलो तक का वजन आसानी से उठा लेती हैं। दरअसल रोशनी देवी को फिटनेस का ये जुनून इनके बेटे अजय से मिला है, जो पेशे से एक फिटनेस ट्रेनर हैं। वो अपनी मां का पूरा ध्यान रखते हैं और रोजाना उन्हें वर्कआउट करवाते हैं। डॉक्टर ने बताया इनको नी आर्थराइटिस है, प्लस में इनकी बोन डेंसिटी कम है। तो आई वॉज लिटरली शॉक। मुझे मतलब 2-3 दिन सच में स्ट्रेस सा रहा था कि मतलब मेरी मम्मी को नी आर्थराइटिस, क्योंकि हमने आर्थराइटिस के बारे में सुना था कि इसके बाद आदमी चल फिर नहीं सकता है, वो एक कोने में बैठा रह जाता है, और मेरी मम्मी कोने में बैठी रह जाए तो वो अब जिम के हर एक कोने में जो है वो नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं एक बारी मैं दादी को टर्न करके दिखाऊंगी कि उन्होंने जो बेल्ट वेयर करी है उसके पीछे क्या लिखा है। एक बारी ये देखिए, वेट लिफ्टर मम्मी, आई थिंक, हाँ, वेट लिफ्टर। ये मेहनत, ये वर्जिश
रोशनी देवी की दिनचर्या का अहम हिस्सा है। जो भी इनका जज्बा देखता है, वेट लिफ्टर दादी का कायल हो जाता है। यानी रोशनी देवी फिटनेस और हेल्थ को लेकर बाकी लोगों को भी जागरूक कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं। नहीं, ये काफी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। इतना वेट उठाते हैं इस उम्र में, हमारी दादी की उम्र की है, और इसमें जब इतना वेट मार रहे हैं, अलग ही बात है इनकी। तो सबके लिए दादी जो है ये साबित कर रही है, 70 साल की हमारी दादी रोशनी देवी की एज जो है वो सिर्फ नंबर है। और जितने भी लोग जो बहाना बनाते रहे हैं, लापरवाहियां इतनी ज्यादा लेकर आते हैं कि वर्कआउट नहीं करना, मूड नहीं करना, तो अब आप अपने बहाने छोड़ दीजिए और थोड़ी सी फिटनेस जर्नी की ओर ध्यान दीजिए और दादी रोशनी की तरह वर्कआउट कीजिए, थोड़ा लिफ्ट कीजिए, क्योंकि सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। कैमरा पर्सन कुंज बिहारी के साथ मनीषा लड्डा, कुन न्यूज़ टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी नेताओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की। मामला ऐसे नेताओं से जुड़ा है जो कि आपराधिक मामलों में दोषी साबित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें दोषी नेताओं पर ताउम्र चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की मांग की गई, लेकिन केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों में दोषी नेताओं पर लाइफ टाइम बैन लगाने की मांग को गैर जरूरी करार दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि दोषी नेता का चुनाव लड़ने से 6 साल के लिए अयोग्य होना पर्याप्त है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह मामला पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल कर यह भी मांग की थी कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों का निस्तारण शीघ्रता से किया जाए। अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए दाखिल की थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8(1) के अनुसार अयोग्यता की अवधि दोष साबित होने की तारीख से 6 साल या फिर कारावास के मामले में रिहाई की तारीख से 6 साल। वहीं सेक्शन 9 की धारा 9 के तहत जिन नेताओं को भ्रष्टाचार या फिर राज्य के प्रति विश्वासघात के लिए बर्खास्त किया गया है, उन्हें ऐसी बर्खास्तगी की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 का हवाला देते हुए केंद्र ने कहा है कि संविधान ने अयोग्यता को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार दिया है। केंद्र के मुताबिक संसद के पास अयोग्यता के आधार और अयोग्यता की अवधि दोनों निर्धारित करने की शक्ति है। इससे पहले अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला देते हुए कहा था कि कम से कम 2 साल की सजा पाने वाले विधायकों और सांसदों को सदन से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया जाए। जाहिर है, राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं की संख्या काफी देखने को मिलती है। ऐसे में दोषी नेताओं पर आजीवन बैन लगाने की मांग उठना स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा देना है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। याचिका दायर की गई थी कि जो भी राजनेता हैं उन पर अगर कोई मुकदमा हो तो जल्द से जल्द उसको निस्तारित किया जाए और दोष सिद्ध होने पर आजीवन बैन लगा दिया जाए। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह उचित नहीं है, इस पर आप क्या कहते हैं? केंद्र सरकार ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर मान लीजिए कि 2 साल 3 साल या 5 साल की सजा हो और आजीवन उस पर वो बैन लग जाए तो ये कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि वक्त और परिस्थिति के अनुसार आदमी का व्यवहार, आदमी की चेतना बदलती रहती है। कोई भी व्यक्ति एक पूरे समय तक जीवन में शुद्ध नहीं होता और कभी भी कोई व्यक्ति अशुद्ध नहीं होता, ये दोनों समानांतर चलते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में गुण दोष के आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेता है तो वह उचित होगा। मेरा अपना मत ये है कि उनके दोष के आधार पर ये निर्धारित करे, कोई एक कमेटी बने जिसमें जज भी हो, संसद से भी कुछ लोग हो, और वो कमेटी तय करे कि इनको कितने साल के लिए इनको बैन करना है और इनको कितने साल के लिए के बाद इनको चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन कोई एक छोटी सी अपराध के लिए जीवन भर के लिए बैन कर देना ये ठीक नहीं है, लेकिन बड़े अपराध के लिए छूट दे देना भी ठीक नहीं है। मैं तो एक बात और कहता हूं कि लोग जेल में बंद रहते हैं और चुनाव लड़ लेते हैं। क्यों भाई? आप जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, आप जेल में हो, जेल प्रतिनिधि बनो। जनप्रतिनिधि बनने की जरूरत क्या है? जनप्रतिनिधि तो उसी को बनना चाहिए जो जनता के बीच में हो। अपराधी जो भी हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसके अपराध के अनुसार उस पर दंड तय करना चाहिए और चुनाव का लड़ने का देना चाहिए एक बार मौका। हमारे हिसाब से तो बैन लगना चाहिए। जो अपराधी हैं, जो हमारे देश को, हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो,
अगर उसमें अपराध सिद्ध हो गया है तो उसमें बैन लगना चाहिए। आपका मानना है कि आजीवन बैन लगना चाहिए? आजीवन बैन लगना चाहिए, जो अगर अपराध सिद्ध हो गया तो। सुप्रीम कोर्ट में जो रीट दाखिल हुई है कि जो मुकदमे लंबे समय तक चलते हैं उसको जल्दी निस्तारण होना चाहिए, मैं भी इसी पक्ष में हूं कि नहीं, मुकदमे लेंदी नहीं होने चाहिए, उसको जल्दी निस्तारण करना चाहिए, उसको फास्ट ट्रैक से करें, जो भी व्यवस्था है उसके अंतर्गत ला करके उसको जल्दी निस्तारित करें। और अगर अपराध सिद्ध होता है, नहीं होता है, वो किस श्रेणी में है, तो आजीवन प्रतिबंध वाली बात सही नहीं है। वो जिस श्रेणी का जो भी नियम संगत रहते हुए उनके लिए जो भी सजा हो वो उनको मिलना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जो ये राजनीति में आते हैं और बहुत सी कांड कर देते हैं और उनको फिर से चुनाव लड़ने की मतलब उनको अनुमति मिल जाती है, मैं चाहता हूं कि जब तक उनका सब पूरा फाइनल ना हो, केस उनका जो भी अपराध किया साबित ना हो, तब तक उनको ये चुनाव लड़ने की कोई उनको नहीं मिलना चाहिए। देश के हेल्थ केयर सेक्टर में बढ़ा AI का इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें डिजिटल गली। एप्पल के नए आईफोन 16e की सेल आज से शुरू हो गई है। नए आईफोन को एप्पल की वेबसाइट के अलावा Amazon और फ्लिपकार्ट से भी खरीदा जा सकता है। कंपनी ने हाल ही में आईफोन 16e को लॉन्च किया, जिसे आईफोन SE मॉडल्स का रिप्लेसमेंट बताया जा रहा है। आईफोन 16e 3 स्टोरेज ऑप्शन के साथ बाजार में मौजूद है, जिसकी शुरुआती कीमत 59,900 रुपए है। देश में हेल्थ केयर सेक्टर में पिछले कुछ सालों में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। स्वास्थ्य सेवाओं में AI के इस्तेमाल से डायग्नोस्टिक्स और बेहतर इलाज की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार AI की मदद से भारत की GDP में $30 अरब तक का इजाफा हो सकता है। डेलॉय ने एक रिपोर्ट में ये भी कहा कि भारत डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले कुछ सालों में भारत हेल्थ केयर सेक्टर में वैश्विक लीडर के तौर पर जाना जाएगा। वीवो जल्द ही अपना नया T4X 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि कंपनी इस नए हैंडसेट को 13,000 रुपए से कम के बजट में लॉन्च कर सकती है। फिलहाल कंपनी ने स्मार्टफोन के डिजाइन को टीज कर दिया है, जिसमें 6500 mAh की बैटरी के साथ कई AI फीचर्स मौजूद होंगे। अंतरिक्ष में भारत एक और नई उड़ान भरने जा रहा है। ये उड़ान किसी रॉकेट या फिर सैटेलाइट की नहीं, बल्कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक ताकत की है। खास बात यह है कि ये ताकत शक्ति सीरीज के सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर चिप से मिलेगी, जिसे स्वदेश में ही तैयार किया गया है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के रॉकेट और सैटेलाइट्स की उड़ान अब स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप की शक्ति से लैस होगी। असल में ये शक्ति उस सेमीकंडक्टर चिप की है जिसे IIT मद्रास ने माइक्रो प्रोसेसर्स की शक्ति सीरीज के तहत तैयार किया है। इसरो के साथ मिलकर IIT मद्रास ने अब ऐसा चिप विकसित करने में कामयाबी हासिल की है, जिसकी क्वालिटी न केवल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के लिहाज से माकूल है, बल्कि और भी कई मायनों में ये चिप बेमिसाल है। इस चिप स्पेसिफिकली डिजाइन किया है IIT मद्रास ने। इसको बोलते हैं आइरिस फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और एक फर्स्ट स्टेप है क्योंकि ये इंडिजिनियसली मेड आत्मनिर्भर चिप है। और इससे अगर हम पूरा प्रोडक्ट को बार के दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा बैक चैनल डोर या कुछ हैकिंग का पॉसिबिलिटीज होगा, वो सब कुछ को टू अवॉइड देम, ऐसे इन्होंने इस चिप तैयार हुआ है IIT मद्रास पे, और इसको बोलते हैं आइरिस चिप फॉर इसरो। ये तो पहला कदम है। इस चिप का आकार केवल 180 नैनोमीटर है। शक्ति सीरीज के इस चिप का नाम है आइरिस यानी इंडिजिनियस RISC-V कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशंस। इस शक्ति चिप को तैयार करने में इसरो के साथ IIT मद्रास में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रताप सुब्रमण्यम सेंटर फॉर डिजिटल इंटेलिजेंस एंड सिक्योर हार्डवेयर आर्किटेक्चर का बड़ा रोल रहा है। इस तरीके से इस शक्ति चिप के पीछे की सोच से लेकर इसे बनाकर तैयार करने का पूरा काम भारत में ही हुआ है। इस चिप का आइडिया और डिजाइन तिरुवनंतपुरम के इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट यानी IISU का था। IIT मद्रास ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाया। इस चिप का निर्माण चंडीगढ़ की सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी में और पैकेजिंग कर्नाटक के पेरजेनहल्ली में डेटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में की गई।
इसका मदरबोर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड गुजरात में बनाया गया और चेन्नई की एक कंपनी ने इसे असेंबल और माउंट किया, जबकि इसके सॉफ्टवेयर का विकास और बूटिंग IIT मद्रास में किया गया। इसरो के लिए इस चिप का निर्माण आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम है, क्योंकि भारतीय रॉकेट्स और सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए ऐसे खास विदेशी पुर्जों पर निर्भरता में कमी आ सकेगी और अपनी तकनीकी सुरक्षा मुमकिन हो सकेगी। तो साथ ही साथ IIT मद्रास के लिए सेमीकंडक्टर और चिप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किए गए काम की ये शानदार इबारत भी है। खास बात यह है कि शक्ति चिप ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर RISC-V यानी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग पर आधारित है। इसका मकसद स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर्स प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना है, ताकि अपनी जरूरत के अनुसार इनमें बदलाव और इनका इस्तेमाल किया जा सके। माइक्रो प्रोसेसर्स सभी सिस्टम में एक प्रोग्रामेबल एंटिटी होगा, ये माइक्रो प्रोसेसर है, और उसमें कुछ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी हो तो वो सब कुछ सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इसीलिए ही हम आत्मनिर्भर माइक्रो प्रोसेसर्स ये स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम के लिए बहुत आवश्यक है। IIT मद्रास ने इससे पहले साल 2018 और 2020 में भी सेमीकंडक्टर चिप तैयार किए थे और अब इस संस्थान में नए शक्ति चिप का विकास इस बात का पुख्ता सबूत है कि पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और विशेषज्ञता देश में ही मौजूद है। इसके लिए भारत को दूसरे देशों का मुंह अब देखने की जरूरत नहीं है। चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पंत को मिल सकता है मौका। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। खबर है कि रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा रेस्ट ले सकते हैं। ऐसे में उनकी जगह टीम की कमान शुभमन गिल संभालेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित की जगह टीम में ऋषभ पंत को शामिल किया जा सकता है। चूंकि भारत पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, ऐसे में कप्तान रोहित सेमीफाइनल से पहले अपनी हैमस्ट्रिंग की समस्या को बढ़ाना नहीं चाहते। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने के बाद पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सफाई पेश की है। उन्होंने हार के पीछे का कारण बताते हुए कहा, सईम अयूब और फखर जमान के चोटिल होने की वजह से पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई। मजेदार बात तो ये है कि पाकिस्तानी टीम इस टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला जीत नहीं पाई। ऐसे में पाकिस्तानी फैंस भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 2 खिलाड़ियों के दम पर ही पाकिस्तान की हार जीत का फैसला होता है। चैंपियंस ट्रॉफी में शनिवार को दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जाएगा। कराची नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमें अपना आखिरी लीग मुकाबला खेलेंगी। हालांकि इंग्लैंड की टीम पहले ही अफगानिस्तान से हारकर सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन साउथ अफ्रीका को अपनी सेमीफाइनल की रेस बरकरार रखने के लिए ये मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।